तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज बहुत सारी कहानियां लाया हूँ, छोटी बड़ी सच्ची झूठी सारी मिक्स। बस आप इसी तरह साथ बनाए रखें। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। बाकी दोस्तों जल्दी से अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम साची है। मेरा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, इसीलिए मैं ये स्टोरी अपने फ्रेंड के अकाउंट से भेज रही हूँ। खैर ये कहानी एक सच्ची कहानी है जो कि मुझे मेरे नाना जी ने सुनाई थी। ये बात तब की है जब मेरी माँ काफ़ी छोटी थी। मेरी नानी जी का मायका प्रतापगढ़ है। एक बार की बात है, मेरे नाना जी किसी फैमिली फंक्शन के लिए प्रतापगढ़ गए हुए थे। उस दिन फंक्शन से रात को निकलने में उन्हें देरी हो गई। सबने उनसे कहा कि वो रात को वहीं रुक जाए, लेकिन नाना जी नहीं माने क्योंकि अगले दिन नाना जी को कुछ काम था। वो रात को 11 बजे के आसपास वहां से अपने एक रिलेटिव के साथ बाइक से निकल गए। उस दिन मौसम थोड़ा खराब था, तेज हवाएं चल रही थी और तो और उस समय में रोड भी कच्ची होती थी। उस वक्त सिर्फ रोड पर नाना की बाइक के अलावा और कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ जंगलों में जानवरों की आवाज आ रही थी, क्योंकि जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहां एक जंगल भी पड़ता है। नाना जी जब आधे रास्ते तक पहुंचे तो अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई उन्हें उनका नाम लेकर पुकार रहा हो। लेकिन नाना जी ने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर जाने पर जब उन्होंने एक पुराना पुल क्रॉस किया तो अचानक फिर से एक आवाज आई। वो आवाज काफी भारी और डरावनी थी। शायद कोई सिगरेट मांग रहा था, जो कि अक्सर नाना जी अपने पास रखते थे। नाना जी को स्मोकिंग की बहुत बुरी आदत थी। वो आवाज उनके कान में लगातार कह रही थी कि ए कन्हैया रुक, एक सिगरेट दे जरा। दोस्तों नाना जी और उनका दोस्त इस आवाज को सुनकर डर गए। उन्होंने अपनी बाइक की स्पीड पहले से और बढ़ा दी। वो ठीक उस पुल को क्रॉस करने ही वाले थे कि अचानक से हवा का एक झोंका आया और हड़बड़ी में बाइक नीचे गिर गई। नाना जी और उनका फ्रेंड पास के ही एक पत्थर पर टकराए। उन्हें उस वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने बाइक को लात मारी हो। नाना जी और उनका दोस्त फिर से खड़े हुए और बाइक की तरफ जाने लगे। उसी बीच नाना जी के दोस्त को किसी ने गाल पर 2 चांटे मारे। उन्होंने आसपास देखा तो वहां उन दोनों के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। दोनों डर के मारे बाइक की तरफ भागने लगे। दोनों ठीक जैसे ही बाइक उठा रहे थे तब उनको फिर से एक आवाज आई, जो कि उनसे कहने लगी कि मैंने तुझे कहा था सिगरेट दे दे। दोस्तों आवाज इस बार और डरावनी थी। इसके बाद नाना जी ने सिगरेट का पैकेट वहीं पर फेंका और फुल स्पीड में अपनी बाइक दौड़ाई। काफी आगे जाने के बाद जब नाना के दोस्त ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां एक आदमी सफेद रंग के कपड़े में खड़ा था। बस यही वो आखिरी पल था। इसके बाद वो दोनों ठीक ठाक घर पहुंच गए। यहां पर जिंदगी में एक बदलाव आया। नाना जी कभी भी उस रास्ते से इतनी लेट नहीं गए। बस इतनी ही थी ये कहानी, लेकिन मेरे पास काफी सारी कहानियां हैं। अगर आज मेरी ये कहानी आपके चैनल पर आती है तो मैं आपको और भी कहानियां सेंड करूंगी। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी साची के नाना जी की कहानी। दोस्तों मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन्होंने कहानी भेजने के लिए अपने किसी फ्रेंड की आईडी को यूज किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इनकी कहानी के भेजने के अंदाज से बेहद खुश हूं। बाकी आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम देव है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। मैं महेश सर का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बाकी ये कहानी 2019 की है। मुझे मेरे दोस्तों के साथ बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता था। हम पूरी दोपहर और रात को घर से बाहर घूमते रहते थे। तो ठीक गुड्डू ने प्लान बनाया कि रात को बाहर घूमने चलेंगे। उस वक्त सचिन ने मना किया कि नहीं भाई,
घर पर डांट पड़ेगी। मैंने कहा चलो चलते हैं, वैसे भी हमें ज्यादा दूर थोड़ी ना जाना है, यहीं कहीं आसपास में ही तो जाना है। दोस्तों वैसे आपको बता दूं कि मुझे वीडियो बनाने का बहुत शौक है। तो ठीक हम तीनों रात के 11:30 बजे अपने अपने घरों से निकल गए। मैंने सचिन से कहा था कि हम रात को भी नाइट वीडियो बना लेंगे। हमने ठीक खाने पीने का सारा इंतजाम कर लिया था। पहले हम जंगल के अंदर जाकर बीचों बीच बैठकर पार्टी करने लगे। उसी बीच गुड्डू अचानक बोल पड़ा कि देखो भाई, अब अपने अपने घर चलते हैं, रात बहुत ज्यादा हो गई है। सचिन ने कहा नहीं भाई, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, चलो थोड़ी और अंदर की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम तीनों खड़े हुए और जंगल के थोड़ा और अंदर जाने लगे। आगे जाकर मुझे एक पेड़ के नीचे कुछ पूजा का सामान रखा हुआ दिखा, जैसे कि काले कपड़े की गुड़िया। मैंने सचिन से कहा कि देख भाई, ये क्या चीज है। सचिन ने कहा कि इन चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दे, और वैसे भी मुझे इन चीजों से ज्यादा डर लगता है। लेकिन दोस्तों मैं कहाँ मानने वाला था। मैंने ठीक गुड़िया उठाई और उसके अंदर एक सुई भी थी। मैंने ठीक सुई को निकाला और गुड़िया में छेद करने लगा। सचिन ने कहा कि भाई मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चलो घर चलते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं, लेकिन 1-2 वीडियो बनाते हैं फिर चलेंगे। दोस्तों हम तीनों ने वीडियो बनाई और ठीक वहां से निकल भी चुके थे कि लेकिन तभी पीछे से ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे आवाज दी हो। मैंने सचिन और गुड्डू से कहा कि देखो भाई, तुम्हें कोई आवाज सुनाई थी? दोनों ने कहा कि नहीं, चुपचाप घर चलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई, नींद बहुत आ रही है। दोस्तों इसके बाद हम चुपचाप घर चले गए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस रात के बाद से मेरी कहानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ठीक उसी रात को मैंने सपने में एक अजीब सी औरत देखी। इसके अगले दिन मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ गया था और सुबह सुबह ही मुझे सचिन का फोन आया, कहने लगा कि चल कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे बहुत तेज बुखार है। उसने कहा कि कोई नहीं, तू आराम कर, वैसे भी कल रात से बहुत ज्यादा थक चुके हैं। दोस्तों मेरा बर्ताव कुछ चेंज हो गया था। कभी कभी तो मैं किसी से अकेले में बात करता था और तो और मेरी आंखें अचानक लाल हो जाती थी। आपको बता दूं कि मेरे जो पिताजी हैं वो थोड़ा पूजा पाठ करना जानते हैं। वो ठीक जैसे ही रात को अपनी जॉब से घर आए तो माँ ने उनसे कहा कि देखो देव की तबीयत बहुत खराब हो रही है, ये अकेले में बीच बीच में कुछ बड़बड़ा भी रहा है। दोस्तों पिताजी ने तुरंत मेरे सर पर हाथ रखा और ठीक वो समझ गए। उन्होंने कहा कि इसको दवाई और गोली की जरूरत नहीं है। पिताजी ने मुझे जमीन पर बैठाकर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी मैंने जल्दी से भरा लोटा अपने हाथ से उठाकर फेंक दिया और मेरे अंदर से डबल आवाज आना शुरू हो गई, जो कि कहने लगी कि छोड़ दे इसे, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। पिताजी ने तुरंत कहा क्यों, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा कि ये रात को मेरे इलाके में आकर तकलीफ पहुंचा दे। उसने कहा कि ये रात को मेरे ही इलाके में आकर मुझे तकलीफ पहुंचा रहे थे। पिताजी ने तुरंत कहा कि क्या चाहती है? उसने कहा ठीक है, मुझे एक दारू की बोतल, एक मुर्गा और 5 लड्डू उसी पेड़ के नीचे चाहिए। दोस्तों पिताजी ने देरी ना करते हुए अगले दिन ही जो जो सामान बोला था वो ठीक उसे वहां रखकर आ गए। उस पेड़ के नीचे रखवाया गया। तब जाकर मैं थोड़ा सही हुआ और ठीक उस दिन के बाद से हम रात को कहीं बाहर नहीं जाते। मुझे उस दिन से बहुत ज्यादा डर लगने लगा है और तो और उस दिन के बाद से मुझे इन चीजों पर बहुत विश्वास हो चुका है। मुझे इन चीजों पर विश्वास भी हो चुका है। मैं बस महेश सर का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनकी वजह से मैं अपनी स्टोरी को इस चैनल के द्वारा शेयर कर पाया। धन्यवाद। दोस्तों देखा आपने, ये थी देव की कहानी। कई बार इंसान मजे मजे में कुछ ऐसी हरकतें कर बैठता है जिसके बाद उसके साथ साथ उसके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। वो तो दोस्तों देव के पिताजी थोड़ा इन सब चीजों के बारे में जानते थे, वरना कई लोग तो बस मालूम ही करते रह जाते हैं। इतने में कई बार इंसान की मौत भी हो जाती है। बाकी दोस्तों वैसे आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम सनी है, मैं पंजाब से हूं। यह कहानी मेरी माँ के
मुंह बोले भाई के साथ घटी एक सच्ची घटना है। मैं लुधियाना में रहता हूँ और ये कहानी लगभग 25 साल पुरानी है। कहानी की शुरुआत लुधियाना स्टेशन से होती है। रात का समय था। उस वक्त सभी कुली का घर जाने का समय हो चुका था, लेकिन मामा अकेले ही घर जाना चाहते थे। उनमें से एक कुली ने कहा कि तुम स्टेशन ब्रिज के नीचे से क्यों नहीं चले जाते, बस तुम डरना मत। मामा ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं चला जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें ऐसा आभास हुआ कि जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। मामा जी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि कोई नहीं है। मामा वो दोबारा आगे की तरफ चलने लगे और ठीक उन्हें जो आवाज आ रही थी वो भी अचानक बंद हो गई। मामा एकदम घबरा चुके थे। मामा जी ने जेब से बीड़ी और माचिस निकाली, लेकिन उनकी किस्मत उनके साथ नहीं थी। हड़बड़ी में उनसे उनका कपड़ा जल गया। उसे बुझाने के चक्कर में वो कपड़े पर फूंक मारने लगे, जिससे कि मामा जी के हाथ भी जल गए। लेकिन एक बात थी, मामा जी ने चलना नहीं छोड़ा। वो बस तेजी से आगे की तरफ चलते रहे। जैसे तैसे वो अपने घर के पास पहुंचे कि तभी अचानक पीछे से आवाज आई कि तू आज बच गया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मामा जी घर में चले गए। सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद मामा जी का एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आया। मामा जी इतने दिनों बाद अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत मामी को खाना बनाने भेजा। वो इतने खुश थे कि कहने लगे कि आज वो और उनका दोस्त एक ही थाली में खाएंगे। दोस्तों, खाना खाने के बाद उनके एक दो दोस्त और आए। जब मामा ने उनसे कहा कि आओ खाना खा लो, तो सबने कहा कि हमने खा लिया है, बस थोड़ी बीड़ी हो जाए। मामा ने कहा यार मैं बीड़ी नहीं पीता। लेकिन ऐसा बोलकर उन्होंने जैसे ही जेब से बीड़ी निकाली और आग सुलगाई कि अचानक उनके सामने से सभी एकदम गायब हो गए। दोस्तों, नहीं मालूम कैसे, पर अचानक मामा जी को दिल का दौरा पड़ा और वो उसी वक्त चल बसे। किसी को नहीं मालूम कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ। अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी सनी की कहानी। इस कहानी में जो कुछ भी हुआ, खैर समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आया। अब ना जाने ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसके इस तरह के खेल के जरिए एक इंसान ने अपने आप को ही खो दिया। खैर, मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं आपको अपना नाम नहीं बताना चाहता। मेरी उम्र 15 साल की है। बस इस बात को हुए कुछ ही टाइम हुआ है। मैं अपने दोस्तों से परेशान हो चुका था। वो बात बात पर मेरी बेइज्जती किया करते थे। इसीलिए मैंने एक फेक अकाउंट बनाया जिसमें मैंने कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं लिखी। शुरू में सब कुछ ठीक था। फिर कुछ समय बाद मुझे एक लड़की का मैसेज आया जिसमें उसने हाय लिखा था। उससे बात करके पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई लड़का पागल बना रहा होगा। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने कॉल करी तब मुझे यकीन आया। धीरे धीरे वो मुझसे नॉर्मल बात करने लगती है। फिर कुछ दिन बाद वो लड़की हेलो का रिप्लाई सिर्फ हाँ में देती है। मतलब सीधा सीधा बोलूं तो वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। बातों ही बातों में मैंने उसके घर का एड्रेस पूछ लिया। यकीन मानिएगा, उसके घर का एड्रेस सुनकर मैं एकदम शॉक्ड हो गया, क्योंकि उस लड़की ने मुझे मेरे ही घर का एड्रेस बताया, जबकि मैंने आपको बताया था कि मैं एक फेक अकाउंट से बात कर रहा था। खैर, मुझे लगा कि शायद कोई नया अपडेट आया होगा। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। एक बार जब मैं 2 या 3 दिन से एक्टिव नहीं आया तो अचानक से वो मेरे फोन नंबर पर कॉल करने लगी। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया, क्योंकि मैंने उसे अपना फोन नंबर नहीं दिया था। इसके बाद तुरंत मैं ऐप में ऑनलाइन आया। मैंने पता नहीं क्या सोचा, मैंने उसे रात को मिलने के लिए कहा। जब रात के वक्त मैंने उससे पूछा कि बताओ तुम क्या कर रही हो, तो उसने कहा कि मैं अपने फोन को चार्ज लगाकर तुमसे बातें कर रही हूं। मैंने उससे कहा क्या तुम मुझसे मिलोगी? दोस्तों, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसने कहा हाँ। दोस्तों, 5 मिनट बाद ही उसका मैसेज मेरे पास आया। उसने कहा कि कहां पर मिलोगे? दोस्तों, 5 मिनट बाद उसका मैसेज आया कि मैं तुम्हारे घर के पीछे हूं। मैं तुरंत वहां पर पहुंचा तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने वहां उसको देखा
लेकिन उस लड़की ने मुझे कुछ नहीं बोला। वो थोड़ी दूर से ही मुझे स्माइल करती रही। मैं समझ चुका था कि वो इंसान तो नहीं है, वो कुछ और ही है। वो तो मेरी माँ का दिया हुआ लॉकेट मैंने गले में डाल रखा था, शायद उसी की वजह से वो कुछ ना कर सकी। मैं चुपचाप घर आ गया और मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। दोस्तों, मैं बस अपनी आप बीती सुनाना चाहता था। अगर आप में से किसी को भी पता हो कि आखिर ये सब क्या था तो प्लीज जरूर बताइएगा। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन इनकी कहानी बड़ी ही गोलमोल थी। नहीं मालूम ये इस कहानी में कहना क्या चाहते थे। अगर आपको कुछ भी समझ आया हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम तनिष्क है। मैं झारखंड में एक छोटी सी सिटी रामगढ़ में रहता हूं। ये कहानी मेरी नानी की है, जो कि हजारीबाग में रहती है। उनके मोहल्ले में बहुत से लोग रहते हैं, तो ठीक उनमें से एक घर मेरी नानी के दूसरे घर के सामने था। नानी के 2 घर हैं, उन दोनों की दूरी 300 मीटर है। तो ठीक उस लेडी का नाम पुतुल था। उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो एक दिन ऐसे ही रोड से जा रही थी कि अचानक उन्हें किसी ट्रक ने उड़ा दिया। उनकी लाश वहां बहुत देर तक पड़ी रही। और तो और पुतुल के कोई घर वाले भी नहीं थे। उस ट्रक ड्राइवर ने सब मोहल्ले वाले को बोला कि पुतुल का रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। खैर, उस दिन के बाद जब गर्मियों का मौसम आया तो ठीक 2 बजे मेरी नानी सीढ़ियों पर बैठकर अपने बाल झाड़ रही थी। तभी उन्होंने सीढ़ियों पर पुतुल की आत्मा को देखा। नानी को लगा कि शायद पुतुल मरी ही नहीं थी, वो एक अफवाह थी। नानी ने उससे पूछा कि तुम पुतुल हो? उसने धीमी आवाज में बोला। वो धीरे धीरे चलकर वापस जाने लगी। नानी चुपचाप उसका पीछा करने लगी। दोस्तों, पुतुल के घर जाने के लिए एक छोटी सी गली से मुड़ना पड़ता है। तो ठीक जैसे ही नानी उस गली में मुड़कर थोड़ा सा आगे ही गई तो उन्होंने देखा कि पुतुल जैसी दिखने वाली अचानक कहीं गायब हो गई। यकीन कीजिएगा, नानी एकदम से बहुत डर गई। पर एक तरफ उन्होंने सोचा कि वो यहीं तो रहती है, शायद अंदर चली गई होगी। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। नानी को अच्छे से याद था कि वो पुतुल ही थी, लेकिन दोस्तों, वो पुतुल नहीं, शायद उसकी आत्मा थी। खैर, ये तो वो किस्सा है जो मेरी नानी के साथ हुआ था। इसी तरह मेरे मामा जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मेरे मामा का नाम अनिल सिंह है, वो भी हजारीबाग में रहते हैं। ये उस समय की बात है जब मेरे मामा रिलायंस में मैनेजर की पोस्ट पर थे। उनके अंडर बहुत से वर्कर काम करते थे। उस वक्त मामा ने एक को वर्कर को एक जगह जाने को बोला, जिस जगह का नाम बरका गांव था। वहां जाने के लिए जंगल से जाना पड़ता था। तो ठीक उस आदमी ने अपनी बाइक को साइड में खड़ा करके थोड़ी दूर जंगल में जाके टॉयलेट कर दिया। घर आते समय थोड़ी थोड़ी शाम हो गई थी। उसने ठीक उसी रास्ते से वापस आना था। वो ठीक उसी रास्ते से वापस आ रहा था। चलते चलते ठीक उसी जगह पर वो बाइक वहां पहुंचकर बंद हो गई। उन्होंने जैसे ही स्टैंड लगाकर बाइक को देखना चाहा तो अचानक किसी ने उन्हें पीछे की तरफ खींच लिया। उन्हें तो बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर ये कौन है। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद हड़बड़ी में उसने मेरे मामा को कॉल किया और कहा कि अनिल सर, वो मुझे मार देगा। मामा ने पूछा कि कौन? उसने कहा कि मुझे नहीं पता। मामा वहां से तुरंत निकले और उनके साथ 2 जने, जिसमें एक उसका भाई भी था, वो ठीक वहां पर पहुंचे जहां पर उसकी बाइक खड़ी थी। जैसे तैसे करके उसको सबने मिलकर पकड़ा। इसके बाद उसे सीधा मौलवी जी के पास ले गए। मौलवी जी ने बताया कि इसने एक कब्र के ऊपर टॉयलेट किया था, इसीलिए उसने इसके साथ ऐसा किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें ठीक उस कब्र के ऊपर जाकर अगरबत्ती जलानी होगी और ठीक 2 मिनट तक वहां बैठना होगा। दोस्तों, उसने 1 हफ्ते तक ऐसा किया, जिसके बाद से आज तक उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जब भी कभी बाहर जाए तो कहीं भी टॉयलेट करने से पहले सही जगह का चुनाव कर लेना चाहिए। बाकी आपको ये कहानी में कितनी सच्चाई लगती है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हेलो सर,
मेरा नाम हाशिर है और ठीक ये जो घटना है ये मेरे दोस्तों के साथ घटी है जो कि शिमला घूमने जा रहे थे। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ, जिनका नाम रवि, साहिल और विजय था, उन चारों ने प्लान बनाया। वो ठीक जब शिमला जाने के लिए बस में बैठे तो कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था, बस का ड्राइवर तक नहीं। बस अपने आप ही चलती जा रही थी और तो और उसके दोस्त भी नहीं थे। ये सब देखकर डर के मारे प्रिया जोरों से चिल्लाने लगी। अचानक उसे ऐसा लगा कि शायद कोई पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक लेडीज बैठी हुई थी। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी बीच अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने में भीगी हुई थी। पास में बैठे विजय ने पानी की बोतल दी और कहा कि शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। थोड़ी देर बाद सब के सब शिमला पहुंच गए। दूसरे दिन सभी ने साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने का नक्की किया। करीबन आधे घंटे में सब पहाड़ की ऊंचे शिखर पर पहुंच गए। वहां से नीचे देखने पर माहौल एकदम बेहद खूबसूरत था। पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। उसी बीच साहिल अचानक चौंक गया। कहने लगा कि देखो नीचे कोई खड़ा है, लगता है कोई औरत है। विजय और रवि दोनों नीचे की तरफ देखने लगे लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। उन्होंने साहिल की तरफ देखा और उससे कहा, तू पागल हो गया है, इस घने जंगल में कौन आ सकता है, तुझे शायद कोई भ्रम हुआ होगा। इसके बाद सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसीलिए सबने पहाड़ पर ही रुकने का फैसला किया। उन्होंने प्लान ही कुछ इस तरीके से बनाया था कि उन पर सभी चीजों की व्यवस्था थी। चारों ने मिलकर वहीं तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया का बैग तंबू के बाहर था, बस वो उसे लेने के लिए बाहर गई। बाहर जाकर उसने वहां पर किसी की आवाज सुनी। उसने जब उस आवाज की तरफ अपनी नजर घुमाई तो उसे सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिखाई दिए। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर वो एकदम से डर कर भाग के तंबू के अंदर आ गई। उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई लेकिन उसकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा। चलो मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूं। सबके सब बाहर आए और टॉर्च की रोशनी में नीचे देखने लगे। उतने में ही उन सभी को ऐसा लगा कि कोई उनकी ओर बढ़ तो रहा है। ये सब देखकर सबके सब डर गए। उन्होंने चुपचाप अपना सामान समेटा और एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप गए। थोड़ी देर बाद वो तीनों इंसान ऊपर आ गए। प्रिया दबे आंखों से देख रही थी कि उनके हाथ पैर आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पर बैठ गए और ठीक कुछ तंत्र विद्या शुरू करने लगे। उसी बीच उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली काट देता है लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहां कैसे पहुंची। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। थोड़ी देर में उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब के सब एकदम डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी तरफ देखने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे, विजय और रवि उनके पीछे। किसी तरह वो होटल तक पहुंचे लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी से बातचीत की। वहां के कई लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पर कोई नहीं जाता, वो पहाड़ श्रापित है। वहां जो कोई भी जाता है वो अक्सर वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप भी जिंदा हैं। थोड़ी ही देर में विजय और रवि अचानक उस होटल में पहुंच जाते हैं। चारों एक दूसरे को देखकर बहुत रोते हैं। किसी को भी नहीं मालूम कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ और क्यों। इसके बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की, कार्रवाई भी हुई लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विशाल चौधरी है। मैं हिमाचल प्रदेश कुंडियन का रहने वाला हूं। यह घटना मेरे साथ घटी थी और यह बात 2018 की है,
जब मेरी माँ खेत में गिर गई और उनकी गर्दन पर बहुत बुरी चोट आ गई थी। माँ को आर्मी के हॉस्पिटल लेके गए थे क्योंकि मैं आर्मी में हूँ। हॉस्पिटल वालों ने माँ को चंडीगढ़ में एमएस में रेफर कर दिया क्योंकि माँ को बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। हम शाम को आर्मी हॉस्पिटल से निकले। इसके ठीक अगले दिन हमें चंडीगढ़ एमएच को जाना था, तो पिताजी ने कहा कि मासी को घर छोड़ के आ जा, क्योंकि मासी भी वहां थी माँ के साथ हॉस्पिटल में। मैं बाइक में मासी को लेके निकला और उनको उनके घर छोड़ा। मासी का घर आर्मी हॉस्पिटल से लगभग 35 किलोमीटर दूर था। उन्हें छोड़ते छोड़ते रात के 9 बज चुके थे और अब मुझे अपने घर भी जाना था, जो लगभग मासी के घर से 55 किलोमीटर दूर था। मासी मुझसे कहने लगी कि तू आज इधर ही रुक जा, लेकिन मुझे माँ की चिंता थी। मैंने कहा कि सवेरे ही चंडीगढ़ के लिए निकलना है, माँ को दोबारा लेके जाना है। मैं तुरंत मासी को मना करते ही वहां से निकल गया। हाईवे अभी 25 किलोमीटर दूर था। उनके घर से 5 किलोमीटर आगे ही जंगल और नदियों का रास्ता शुरू होने वाला था। मैंने उस साइड की बहुत सारी बातें सुन रखी थी क्योंकि मेरे मामा वगैरह सबके घर उसी साइड में है। खैर, जंगल शुरू होते ही मेरी बाइक बंद होना शुरू हो गई, लेकिन मैंने बाइक को स्टार्ट किया जैसे तैसे। आगे चलकर एक मोड़ आया, न जाने कैसे पर मेरी बाइक फिसल गई। हाँ, हालांकि मैं बाइक को तेज चला रहा था ताकि मैं जल्दी से घर पहुंचूं। उस वक्त मुझे थोड़ी बहुत चोटें आई। मैंने तुरंत बाइक को उठाया और आगे की ओर बढ़ने लगा। उस रास्ते में 3-4 ऐसे पुल भी आते हैं जहां पर लोगों का मानना है कि ये पुल बहुत श्रापित है क्योंकि उन पुलों के नीचे शमशान घाट है। दोस्तों, एक बार मन में ख्याल आया कि इधर से पीछे लौट जाऊं, वापस मासी के पास, लेकिन मां की फिक्र हो रही थी तो मैं आगे बढ़ता ही चला गया। सोचा जो होगा देखा जाएगा। मैं बस चलता चला गया। चलते चलते आगे पहला पुल आया। मैंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा। मैं बाइक की स्पीड दौड़ाए जा रहा था। जैसे तैसे पहला पुल पार कर लिया। पुल के पार करते ही ऐसा लगा मानो जैसे पीछे से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आ रही हो, पर मैं डरा नहीं। मैं बाइक को स्पीड से चलाता रहा। थोड़ी दूर जाते ही मामा के घर से गुजरते गुजरते ही आगे एक मोड़ आया। सच कहूं तो उधर भी मेरी बाइक स्किड होने से बची। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि किस्मत कब तक साथ देगी। आगे जाकर मैं बाइक को संभाल नहीं पाया। मेरी बाइक फिर से गिर गई। इस बार तो बाइक की बुरी हालत हो गई थी, लेकिन भगवान की कृपा से वो दोबारा स्टार्ट हो गई। मैं बाइक स्टार्ट करते ही आगे बढ़ने लगा। ठीक जब दूसरा पुल आया, जो कि मुझे बचपन से ही बहुत डरावना लगता था, उस पुल में आते ही मैंने साइड में देखा कि उधर एक शमशान घाट में आग लगी हुई थी। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने बाइक के बैक मिरर से देखा तो ठीक वो जला हुआ इंसान शमशान घाट से निकला और मेरी बाइक का पीछा करने लगा। ये देखकर मैं बहुत डर गया। मैं जितनी फास्ट अपनी बाइक को भगाऊं, उतनी ही तेजी से वो इंसान मेरी बाइक के पीछे भागने लगा। लेकिन कुछ देर बाद वो अचानक रुक गया क्योंकि उसके आगे माता का मंदिर था। वो जला हुआ इंसान बोलने लगा कि बेटा, आज तो तू बच गया, नहीं तो आज तुझे मैं उस जलते हुए शमशान में ले जाता। वो तो तेरा भला हो गया कि इससे आगे जाने की इजाजत नहीं है मुझे। दोस्तों, क्या बताऊं आपको कि मेरी क्या हालत हो चुकी थी। और तो और मुझे बहुत दूर जाना था। अब तो मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी, लेकिन मुझे जाना तो था ही। चलते चलते तीसरे पुल की बारी आई। उस पर चढ़ने से पहले मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया और इस बार मैंने पीछे दाएं बाएं कहीं नहीं देखा। दोस्तों, पुल के पास आते ही यकीन नहीं मानोगे आप, मेरी बाइक की लाइट ऑफ हो गई, लेकिन थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखाई दे रहा था। उसी की वजह से मैं बाइक आगे बढ़ा रहा था। पुल क्रॉस करने के बाद एक पीपल का पेड़ था। ठीक वहां मैंने किसी औरत को देखा। जब मेरी नजर उसके पास पड़ी तो क्या ही बताऊं आपको, इतना भयानक चेहरा जो कि मैं आज तक नहीं भुला पाया। मैं बस बाइक को दौड़ाता ही चला गया। थोड़ी देर बाद बाइक की हेडलाइट ठीक हो गई। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है। जब कई बार आपके दिल में कोई डर बैठ जाता है तो आपके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के 10:45 हो चुके थे। बस अब आखिरी पुल बचा था, लेकिन इस पुल में चढ़ने के बाद मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे तैसे मैं हाईवे तक पहुंचा तो वहां एक ढाबा खुला हुआ पाया। मैंने वहीं बाइक को रोका
और अपने डैड को कॉल किया। डैड ने कहा कि तू उधर ही रुक, मैं तुझे लेने आता हूं। डैड अपने साथ एक लड़का लेकर मेरे पास आ गए। मैं ठीक बाइक को लेकर आगे चलने लगा और गाड़ी पीछे। किसी तरह हम घर पहुंचे। डैड ने मुझसे कहा कि तू मासी के घर ही रुक जाता, लेकिन मैंने कहा कि मेरा आना जरूरी था। तब डैड ने बताया कि वो रास्ता बहुत खराब है। मेरे डैड थोड़ा बहुत काम जानते हैं, साधु वगैरह का। उन्होंने कहा कि वो तो तूने आर्मी वाली शर्ट डाली है, इसी वजह से वो तेरा कुछ नहीं कर पाए। तुम्हें नहीं मालूम कि आर्मी की जो ड्रेस होती है उस पर अक्सर भूत पिशाच उसे छूने की कोशिश भी नहीं कर सकते। और तो और तुमने अक्सर देखा होगा आर्मी वालों को बुरी शक्तियां कुछ नहीं कर पाती। खैर, सवेरे 6 बजे हम माँ को लेकर चंडीगढ़ निकल गए। माँ को ठीक होने में तकरीबन 1 महीना लगा दोस्तों। और एक बात आपको बता दूं, बड़ा ही इत्तेफाक हुआ मेरे साथ, क्योंकि जिस दिन मैं छुट्टी में आया था उसी दिन माँ गिर गई थी और इसके 1 महीने तक माँ का इलाज चला। और माँ जैसे ही ठीक होकर वापस आई तो अगले दिन से मुझे जॉब में वापस जाना पड़ा। सच कहूं तो मैं इस घटने से ज्यादा डरा नहीं, क्योंकि मुझे इससे बड़ी टेंशन माँ की थी। बस इतनी ही थी ये कहानी। आपको झूठ लगे या सच, लेकिन जो कुछ भी हुआ मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मैंने आपको सब कुछ बताया, बाकी दोस्तों आपकी मर्जी। दोस्तों इसी के साथ एक छोटा सा किस्सा और सुनाया चलता हूं। कहानी रिकॉर्ड करते करते अचानक किसी का मैसेज आया कि सर मेरी इस कहानी को भी जरूर बनाएं। सोचा एक नजर इस पर भी मार लेते हैं। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम जय है और मैं पंजाब पटियाला का रहने वाला हूं। मेरे साथ एक वाकया हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज से 4 साल पहले की बात है। सर्दियों का दिन, दिसंबर का महीना। रात के 2 बजे मुझे वॉशरूम आया तो मैंने रात को उठकर नींद में वॉशरूम करने के लिए निकल पड़ा। मैं एकदम नींद में था। वॉशरूम करते करते मेरी नींद एकदम से गायब हो गई। उस वक्त मेरी नजर हमारी वॉशरूम की विंडो पर पड़ी तो जो मैंने देखा तो मानो मेरा दिल ही रुक गया। मैंने पाया कि हमारे सामने वाले घर पर एक औरत रात को उनकी छत पर बैठी है। ये देखकर मेरी सांसें रुक गई। वो तो शुक्र है भगवान का कि उस औरत का फेस दूसरी ओर था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने चुपचाप भगवान का नाम लिया और डरते डरते अंदर आ गया। उसी रात मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। आप ही बताइए दोस्तों कि वो क्या चीज थी जो कि इतनी रात को मुझे दिखाई दी। आखिर वो छत पर बैठकर क्या कर रही थी। ये मेरे साथ एक सच्चा वाकया है, इसे बिल्कुल भी झूठ ना समझे। धन्यवाद। बाकी दोस्तों आपको आज की कहानियां कैसी लगी? हालांकि कुछ 1-2 कहानियों में दिक्कत आई, मगर आपको अगर ये सारी कहानियों में से अगर कोई भी कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।